नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। आज एक नहीं बल्कि एक साथ मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगी। ये कहानियां मैं आपको एक साथ इसलिए सुनाऊंगी क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई हैं। क्यों? ये आपको आगे कहानियों में पता चलेगा जब आप कहानियों को सुनेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली कहानी। ये कहानी हमें भेजी है अभिषेक नेगी जी ने, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो अब आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक नेगी और ये घटना मेरे एक दोस्त आयुष नेगी के साथ घटी थी, जो कि उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल और किशनपुर गांव के रहने वाले हैं। ये बात लगभग 2013 की होगी। मेरे दोस्त आयुष के पापा वन निगम में नौकरी करते थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जब ये घटना घटी थी तब वो नौकरी पर ही थे। मेरा दोस्त आयुष बताता है कि एक दिन उसके पापा उसके घर से 3 किलोमीटर दूर एक वेडिंग हॉल में स्टाफ की पार्टी पर गए हुए थे और वहाँ से लौटते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। तकरीबन रात के 12 बजे उन्होंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, यानी अपने बेटे को फ़ोन किया कि वो पार्टी से फ्री हो चुके हैं और वो उन्हें लेने आ जाए। इधर मेरा दोस्त अपने पापा को हाँ बोलकर फटाफट से अपनी मोटरसाइकिल निकालकर उनको लेने जाने लगता है। जैसे ही वो अपनी गैराज से मोटरसाइकिल को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि कोई इंसान उसके घर का गेट खोलकर उसके आंगन की ओर जा रहा है। बेसिकली आयुष के 2 घर हैं जो कि अगल बगल में ही बने हुए हैं। दूसरा घर उन्होंने किराए पर दिया हुआ है, तो उसे लगा कि शायद किराएदार होंगे। लेकिन जैसे ही वो ध्यान से उस आदमी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उस आदमी का सर जल रहा था, यानी कि उस आदमी के सर पे आग लगी हुई थी और वो आदमी बिल्कुल आराम से चल रहा था, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो या उसने जानबूझ के अपने बालों में आग लगा ली हो। वो आदमी थोड़ा दूर था और अंधेरा होने की वजह से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए आयुष को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा। उसे ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। वो सोचता है कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता, किसी जिंदा इंसान के सर पर अगर आग लगी हो तो ऐसे आराम से तो नहीं चल सकता। तो हो सकता है कि उसका वहम हो या कोई इल्यूजन हो। उसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने पापा को लेने चला जाता है और वैसे ही कुछ देर बाद वो अपने पापा को लेकर वापस भी आ जाता है। लेकिन उस आदमी के सर जलने वाली बात वो नहीं भूल पाता। उसके पापा एक ऑफिसर थे और उनका घर भी उत्तराखंड में जंगलों के आसपास ही था, इसलिए उन्होंने अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे। इसलिए वो अगले ही दिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, क्योंकि उसे ये जानना था कि उसने जो रात को देखा क्या वो सच था या फिर उसका वहम। और जैसे ही उसने अगले दिन सीसीटीवी फुटेज चेक की तो वो उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आया कि रात जिस इंसान को उसने अपने गेट के अंदर घुसते देखा था वो उस सीसीटीवी कैमरे में दिख ही नहीं रहा था, जिसे देखकर वो घबरा गया और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गया। एक तो आधी रात को उसने उस आदमी को जलते हुए सिर के साथ देखा था। अभी वो यही सोच रहा था कि उस आदमी का जलता हुआ सिर उसका वहम था या फिर हकीकत। और अभी एक और प्रॉब्लम उसके सामने आ गई थी। उसको अच्छे से याद था कि उसने रात को किसी इंसान को ही देखा था, जबकि सीसीटीवी में उस इंसान का कोई नामो निशान ही नहीं था। आयुष बताता है कि 1 हफ्ते तक वो इस चीज़ के बारे में दिन रात सोचता रहा कि आखिर वो क्या चीज़ थी। बार बार उस फुटेज को बारीकी से चेक करने पर भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया और आज भी ये पता नहीं चल पाया है कि जिस चीज़ को उसने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा था जलते हुए सिर के साथ, उसका वजूद सीसीटीवी कैमरे में कहीं भी नहीं नजर आ रहा था। ये थी हमारी आज की पहली सच्ची डरावनी कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी सुनने के बाद शायद आपको पहली कहानी के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरा नाम मोहित है और मैं हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ।
ये भूतिया घटना मुझे मेरे दादाजी ने बचपन में सुनाई थी। मेरे दादाजी जब अपने बचपन में थे तब उन्होंने ये भूतिया घटना अपनी आंखों से देखी थी। मेरे दादाजी एक गांव में रहते थे। ऐसा माना जाता था उस वक्त कि जो लोग जवानी में कुंवारे मर जाते थे, जिनकी इच्छा तो बहुत होती थी कि वो शादी करेंगे, मगर उससे पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उन लोगों के मरने के बाद उनकी आत्मा अपनी उम्र पूरी होने तक भटकती तो है ही, लेकिन उस आत्मा के सर पर आग जल रही होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। पुराने जमाने के लोग हिमाचल में ऐसी आत्माओं को जल सिरा कहते थे। ये लोकल लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है जलते हुए सर वाला। और जो लोग कुंवारे मरे होते हैं, जिनकी इच्छा शादी करने की होती है, उनकी प्रेत आत्माओं की पहचान इसी जलते हुए सर से होती है। लोगों का ये मानना होता था कि ऐसी आत्माओं से औरतों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आत्माएं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यानी गुस्से वाली होती हैं, और अगर कोई औरत इन्हें कहीं टकर जाए तो उस औरत का मरना तय होता है। बेसिकली इसके पीछे एक रीज़न होता है। ये जल सिरा नाम की जो प्रेत आत्मा होती है, जहाँ पर भी इन्हें कोई औरत दिखाई देती है, ये उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, किसी इंसान की तरह। ये उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा होने की वजह से इनके पास कोई शरीर नहीं होता, इसलिए ये ऐसा नहीं कर पाते। और गुस्से वाले तो ये पहले से ही होते हैं, इसलिए इसी गुस्से के चलते वो गुस्से में आकर उस औरत को जान से मार देते हैं। मेरे दादाजी मुझे बताते हैं कि एक बार वो अपनी नानी के घर गर्मियों के दिनों में अपने मामा जी की शादी पर गए हुए थे। उस वक्त मेरे दादाजी 7 साल के आसपास के थे। उनके एक और बड़े भाई थे जो कि उन्हीं की नानी के घर पर रहते थे। उनके मामा जी की शादी का फंक्शन 4 दिन तक चला। शादी खत्म होते ही दादाजी के पिताजी ने दादाजी और उनकी माँ को वापस घर चलने को कहा। दादाजी की माँ अभी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपने मायके आई थी। पर उस वक्त गांव में सब लोग खेतों में काम करके ही अपना रोजगार चलाते थे, और उनके घर पर दादाजी की बूढ़ी दादी ही अकेली 4 दिन से सारे पशुओं और खेती का काम संभाल रही थी। यही सब सोचकर दादाजी की माँ उनके पिताजी की बात मान लेती है। शादी के चौथे दिन दोपहर को शादी की आखिरी रस्म को निभाकर दादाजी और उनके मम्मी पापा अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। उस टाइम ट्रैवल करने के लिए कोई बस या ट्रेन कुछ भी गांव में नहीं होता था, इसलिए उन लोगों को पैदल ही अपने घर वापस आना था। और दादाजी का गांव उनकी नानी के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। पहाड़ी रास्ते, जंगल, नदी नाले पार करके उन्हें अपने घर वापस आना था। वो लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र अब तय कर चुके थे। तब तक शाम हो जाती है। दादाजी के पिताजी और माँ आपस में बड़ी चिंता से बात करने लगते हैं। दादाजी के पिताजी बोलते हैं, तुम्हें बोला था ना जल्दी चलो, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी सुननी कहाँ होती है। अब देखो रात होने वाली है। अरे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं घर पे माँ को क्या जवाब दूंगा। दादाजी की माँ घबरा कर बोलती है, सुनिए, आप शांत हो जाइए, हम यहीं कहीं आसपास रात गुजार लेंगे और सुबह तड़के उठकर हम वापस चल पड़ेंगे। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दादाजी के पिताजी उनकी बात काटते हुए बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस छोटे बच्चे के साथ यहाँ जंगल में रात को रुकना है? पता है ना यहाँ कितने जंगली जानवर घूमते हैं। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अगर वो रास्ते में कहीं मिल गया तो। इतने पर दादाजी की माँ उनकी बात काटते हुए बोलती हैं, अरे उसका नाम मत लीजिए, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादाजी उस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके माँ बाप किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। दादाजी कहते हैं कि मैं तो चुपचाप शादी की मिठाई खाते खाते उनकी बातें सुन रहा था। मुझे बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं थी कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद मेरे दादाजी और उनके माँ बाप एक घने जंगल के बाहर खड़े हो जाते हैं। उस जंगल के
खत्म होते ही उनका गांव शुरू होता था। जंगल के बाहर खड़े होते ही दादाजी के पिताजी बोलते हैं, अपना मुंह अच्छे से ढक लो, उसे तुम्हारा सिंदूर नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, तुम जानती हो ना। और यही बात सुनकर दादाजी की माँ फटाफट से अपना मुंह दुपट्टे से पूरा ढक लेती है। दादाजी के पिताजी एक पंडित और हनुमान जी के भक्त भी थे, इसलिए वो हनुमान जी का नाम लेकर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे आगे दादाजी के पिताजी, बीच में दादाजी और पीछे दादाजी की माँ चल रही थी। उन्होंने दादाजी का हाथ कस के पकड़ रखा था। वो लोग लैंप की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। गर्मियों के दिन थे, इसलिए पेड़ों पे ज्यादा पत्ते नहीं थे। चांद की रोशनी रास्ता देखने के लिए वैसे काफी थी, पर उन्होंने लैंप फिर भी जला रखा था, शायद जंगली जानवरों से बचने के लिए। दादाजी के पिताजी अपने मुंह में किसी मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल थोड़ा सा ही पार करने को बचा हुआ था, उसके आगे ही उनका गांव था। वो लोग तेजी से चल रहे थे। दादाजी को कभी उनकी माँ गोद में ले रही थी और कभी उनके पिताजी, क्योंकि छोटे होने की वजह से अब वो ज्यादा नहीं चल सकते थे। लेकिन गांव के बच्चों को बचपन से ही काम करने की आदत होती है, इसलिए मेरे दादाजी इतना किलोमीटर तक इतनी कम उम्र में चल पाए। वो लोग नाले के पास पहुंचते हैं, जिसे क्रॉस कर कर उन्हें आगे जाना था। उस नाले से लगभग आधा किलोमीटर दूर ही उनका गांव था। नाले के पास पहुंचकर दादाजी के पिताजी दादाजी को उनकी माँ के पास पकड़ा देते हैं और नाले को धीरे धीरे पार करने लगते हैं। ऐसे लग रहा था मानो वो नाले में कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन दादाजी को तो यही समझ आया कि रास्ता बनाने के लिए उनके पिताजी ऐसे कर रहे हैं ताकि वो और उनकी माँ आराम से नाला पार कर सकें। दादाजी की माँ अपने आसपास पूरे जंगल की तरफ देख रही थी बार बार, और दादाजी को उन्होंने इस तरीके से पकड़ा था कि दादाजी का मुंह बिल्कुल उनकी अपोजिट साइड था। दादाजी को अब नींद बहुत जोरों से आ रही थी। उनकी आंखें आधी आधी अब बंद हो रही थी, लेकिन दादाजी भी आसपास जंगल की तरफ देख रहे थे। और अचानक से दादाजी नोटिस करते हैं कि उनसे कुछ 50 या 60 कदम दूर उनके ठीक पीछे कोई आदमी खड़ा हुआ है, जिसके सर पर आग लगी है। उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि सिर्फ उसके बालों की जगह पर आग लगी हुई है। ये देखकर दादाजी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बाबा आग आग। दादाजी के पिताजी पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने और कोई नहीं बल्कि एक जल सिरा खड़ा हुआ था। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसके कपड़े ठीक वैसे ही थे जैसे किसी मुर्दे को जलाने से पहले उसके घर वाले पहनाते हैं, एक चोला टाइप जो कि बिल्कुल सीधा सिला हुआ होता है, और उसके सर पर आग जल रही थी। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो जमीन से 2 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हुआ था और बिल्कुल हवा में लटक रहा था। उसके पैर ही नहीं थे और वो उनकी तरफ मानो बिल्कुल घूर के गुस्से में देख रहा था। दादाजी के पिताजी तुरंत अपनी बीवी को नाले में उतरने का इशारा करते हैं। ये देखकर हवा में ही वो जल सिरा उनकी तरफ गुस्से में चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब तक दादाजी की माँ नाले में उतर चुकी थी। पता नहीं क्यों, पर वो जल सिरा नाले से दूर हवा के झोंके की तरह जगह जगह से चिल्लाने लगा। दादाजी बहुत ज्यादा छोटे थे, उनकी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें डर जरूर लग रहा था। इसलिए उनकी माँ उन्हें गोद में पकड़ लेती है और उनकी आंखें बंद कर देती है। उनकी माता और पिता दोनों हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं। दादाजी बताते हैं कि उस पूरी रात वो जल सिरा उसी जंगल में नाले के किनारे आसपास घूमता रहा और चिल्लाता रहा, लेकिन हमारे पास नहीं आ सका। दादाजी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जैसे ही सुबह हुई और उजाला होने लगा, वो आवाज भी गायब हो गई। दादाजी को नींद आ चुकी थी
और सुबह उनके पिताजी उनको अपने पास पकड़ते हैं और फटाफट तेजी से अपने गांव की ओर चलने लगते हैं। घर पहुंचते ही उनके माँ और पिता दादाजी को लेकर सीधा मंदिर में जाते हैं। वो हनुमान जी का मंदिर था। उनको वो बात हमेशा याद रही। जब वो थोड़ा बड़े हुए तब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आखिर उस दिन हुआ क्या था? तब पिताजी बताते हैं, बेटा वो एक जल सिरा था, एक प्रेत आत्मा जो औरतों को अपना शिकार बनाते हैं। वो उस वक्त तुम्हारी माँ को वहां मारने आया था। दादाजी ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए और अपने पिताजी से पूछते हैं, तो फिर वो दूर दूर क्यों था? वो तो माँ को आसानी से मार सकता था ना, हम तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तब दादाजी के पिताजी बोलते हैं, हाँ, मार तो सकता था, पर बेटा हम उस वक्त पानी में थे और ये पानी के आसपास नहीं आ सकते। ये सुनसान नालों के आसपास जरूर रह सकता है, पर पास नहीं आ सकता। और ये बात हमें पता थी। और हनुमान जी की कृपा देखो, जब हम पानी के पास थे तभी वो सामने आया। अगर कहीं आगे पीछे होते तो शायद हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाते। वो पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़कर हमने निकाली थी। तुम बहुत छोटे थे इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। वो गर्मियों के दिन थे, उस नाले में पानी भी बहुत कम था, इसलिए जहाँ पर पानी था मैं तुम्हारी माँ को और तुम्हें लेकर बैठ गया था। सिर्फ हनुमान जी की ही कृपा है कि जो आज हम लोग जिंदा हैं। ये सब जानने के बाद दादाजी को हनुमान जी में और ज़्यादा विश्वास हो जाता है और अपने पिताजी की तरह मेरे दादाजी भी हनुमान जी के उपासक हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 सच्ची डरावनी कहानियाँ। आई होप ये कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।